हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे, जो उत्तराखंड में एलटी का जो सिलेबस आया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आपका जो उसका 50 नंबर का पार्ट 1 है उसको करने की देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम पहला जो यूनिट है हमारी एजुकेशन एंड फिलॉसफी उसको देख रहे हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की फिलॉसफीज़ हैं उनके अंतर्गत उनको हम दर्शन कर रहे थे या उनका हम अध्ययन कर रहे थे। और उस फिलॉसफी के अंतर्गत भी हम क्या पढ़ रहे थे, आपका पहले नेचुरलिज्म पढ़ रहे थे। तो अब हमने नेचुरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। तो जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी काम करते हो तो उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसी तरीके से जो नेचुरलिज्म यानी जो प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने जो शिक्षा की विशेषता बताई, तो उस शिक्षा की विशेषता को बताने के पीछे क्या उद्देश्य थे, यानी वो बालक को शिक्षा देकर उससे क्या हासिल करना चाहते थे या बच्चे को शिक्षा देकर उसे किस लायक बनाना चाहते थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य। तो अब हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य थे, यानी ये बच्चे के अंदर क्या क्या गुण विकसित करना चाहते थे, है ना। जो उन्होंने शिक्षा की विशेषताएं बताई, उन विशेषताओं द्वारा वे बच्चे के अंदर क्या क्या गुण विकसित करना चाहते थे। तो चलिए अब उनको देखते हैं क्या क्या गुण विकसित करना चाहते थे। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। तो जो प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादी को जो शिक्षा देने की जो पद्धति थी, उसका सबसे पहला उद्देश्य तो क्या था कि जो बच्चा है या उसको किसके लिए तैयार करना, जीवन संघर्ष के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जब वह स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां होंगी, उन परेशानियों का सामना उसे खुद करना पड़ेगा। और वो उन परेशानियों का सामना खुद कब कर पाएगा, जब वो उन परेशानियों से निपटने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। और इन परेशानियों से निपटने के लिए उसे तैयार कौन करती है, प्रकृतिवादी शिक्षा करती है। तो जो प्रकृतिवादियों का बच्चे को शिक्षा देने का पहला उद्देश्य था, पहला उद्देश्य यही था कि जब बच्चा अपने जीवन में जाए तो उसके जीवन में जो भी संघर्ष आएंगे उन संघर्षों से वह आसानी से निपट पाए। अब देखिए, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति या राष्ट्र को संघर्ष के लिए तैयार करना और विजय योग्य बनाना है। ठीक है, ये क्या था, प्रकृतिवादियों का पहला उद्देश्य था। और ये कथन किसका था, आपके पास रॉस का था। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे याद ध्यान रखना है, आपसे सीधे सीधे या तो पूछ लेगा। ठीक है, जीवन संघर्ष के लिए बच्चे को तैयार करना है, ये कौन से शिक्षा का उद्देश्य है, तो कौन सी प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है। अब जो यहाँ पर मैंने कथन बताया, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति या राष्ट्र को संघर्ष के लिए तैयार करना और विजय योग्य बनाना, ये किसका कथन है, आपका रॉस का कथन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था, बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन करना। ठीक है, बालक का क्या करना, वातावरण के साथ अनुकूलन करना। देखिए, अनुकूलन का अर्थ तो आपको पता ही होगा। अनुकूलन का अर्थ क्या होता है, परिवेश के अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, तो जो प्रकृतिवादी थे ये क्या चाहते थे कि अगर बच्चा विभिन्न प्रकार के परिवेशों में जाए तो बच्चा उस परिवेश के अनुसार खुद को ढाल पाए। यही क्या था, प्रकृतिवादियों की जो शिक्षा का था दूसरा उद्देश्य था। अब देखिए, जैसे आप हो, है ना, या जैसे कोई भी बच्चे हैं, या जैसे आप अभी किसी एक जगह पर हो तो आपको उस जगह के अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा। जैसे आप मानवता भी कोई स्कूल पढ़ते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। यानी आपको सुबह, अगर मानवता आपका 8 बजे का स्कूल है तो आपको 7 बजे उठना पड़ेगा, आपके नित्य कर्म करने पड़ेंगे, है ना, खाना खाना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से घर से निकलना पड़ेगा ताकि आप 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओ। फिर आप स्कूल में अध्ययन करोगे, फिर वहां से घर आओगे, घर आके आप होमवर्क करोगे, यानी आपने उसको अपने को उस रूटीन के अनुसार ढाल लिया। लेकिन जब आपकी क्या आती है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, तो आप गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा कुछ नहीं करते हो, है ना। आप कई बच्चे तो 8 बजे तक सोए रहते हैं, या कई बच्चे क्या होते हैं पूरे दिन भर खेलते ही रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रकृतिवादी भी यही चाहते थे कि बच्चे के सामने जैसे जैसे क्या है समस्याएं आए, वो या तो उन समस्याओं को अनुकूल ढल जाए या उन समस्याओं को अपने अनुकूल बना ले। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। जैसे अभी आप इंडिया में हो तो आप इंडिया में क्या करते हो, यहाँ के मौसम के हिसाब से रहते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए, जैसे आप कहाँ चले गए, सर्बिया वगैरह में चले गए, या आप क्या कह लो
जो रसिया का ऊपरी भाग है वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ 12 महीने ठंड रहती है। तो आपको खुद को उसके अनुसार अनुकूलन करना पड़ेगा। तो यही प्रकृतिवादियों की शिक्षा का क्या था, दूसरा उद्देश्य, कि बालक क्या करे, वातावरण के साथ अनुकूलन करे, यानी उसको जैसा भी वातावरण मिले वह उसी के अनुसार क्या कर ले, स्वयं को ढाल ले। ठीक है, और जैसा होता भी है, जैसा आपको पता है कि इंडिया में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ खूब सारे राशन अनाज होते हैं, तो हम उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे आप किसी ठंडे प्रदेशों में चले जाए जहाँ 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ अनाज कम उगाया जाता है और वो ज़्यादातर किस पर निर्भर रहते हैं, जानवरों के मीट पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका अनुकूलन। तो यही जो प्रकृतिवादियों की शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था, यही था कि बालक खुद को प्रकृति के साथ अनुकूलन कर सके, यानी प्रकृति में जैसा भी उसको रहने को मिले या जो भी समस्याएं आए उनको वो आसानी से सॉल्व कर पाए। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक कथन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपका पेपर से पूछा जा सकता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता करे। ये किसका कथन है, आपका लेमार्क का। सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता करती है। ये कथन किसका दे देगा, आपके पास रॉक्स दे देगा, बर्नार्ड शॉ दे देगा, लेमार्क दे देगा या रूसो दे देगा। तो ये किसका कथन हो गया आपके पास, लेमार्क का। ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कथन लिख के लाया हूँ, प्रत्येक उद्देश्य के जो अलग अलग फिलोसफर्स द्वारा दिए गए हैं और जो पेपरों में पूछे जाने की काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं। अब अगली चीज आती है जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण। जो प्रकृतिवादी शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य था, तीसरा उद्देश्य क्या था, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण। अब देखिए, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जातीय निष्पत्तियों का अर्थ क्या होगा, ये जो आपकी जाति है, जैसे मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जातियों की जो भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण। यानी जो भी किसी भी जाति की है ना, जैसे मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति की जो भी परंपराएं हैं, ठीक है, उन परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, और हो सके तो साथ ही साथ उन परंपराओं में और सुधार करना, और सुधार करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जातीय निष्पत्ति का संरक्षण बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, जातीय निष्पत्ति बोलते हैं। तो जातीय निष्पत्ति आपकी समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी जाति की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये क्या है, आपका प्रकृतिवादी शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। अब देखिए क्या कहता है, शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना तथा आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान करवाना है। ये किसने कहा था, आपका बर्नार्ड शॉ ने कहा था। किसने कहा था, आपके बर्नार्ड शॉ ने कहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण का अर्थ क्या हो गया, कि उस जाति की या जैसे मनुष्य जाति की जो भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना और उसको संरक्षण करना। ठीक है, यही है। तो ये किसने कहा था, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना तथा आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान कराना है। ये किसने कहा था, आपका बर्नार्ड शॉ ने कहा था। अब देखिए, यहीं पर एक और परिभाषा आती है हमारे पास, ठीक है, संरक्षण के अंतर्गत ये रोशनी दी थी। देखिए क्या है, शिक्षा स्वयं की विकास की गति को तीव्र करना और मूल वंशीय सुधार को अतिशीघ्र लाने के लिए मनुष्य द्वारा किया गया प्रयास है। देखिए क्या कहता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर से सुनिए। शिक्षा स्वयं की विकास की गति को तीव्र करना, ठीक है, मूल वंशीय सुधार को अति शीघ्र लाना के लिए मनुष्य द्वारा किया गया प्रयास है। देखो, शिक्षा क्या कह रहा है, विकास की गति को तीव्र करना है। जैसे कि आपको पता है, जब मनुष्य क्या था, विकास हुआ था मनुष्य का धीरे धीरे करके, है ना, तो क्या था, सबसे पहले कौन कौन से आए थे, जैसे आपका, ठीक है, होमो इरेक्टस आए थे, ठीक है, इस तरह से अलग अलग, मतलब जो बंदर थे, बंदर से मनुष्य धीरे धीरे करके क्या हुआ, विकसित हुआ। तो वो विकसित कैसे हुआ, बाह्य प्रकृतियों का जब प्रभाव पड़ता गया, धीरे 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 करके करोड़ों अरबों सालों बाद वो क्या बना, होमो सैपियंस बना, है ना। आपको पता होगा, जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है, होमो सैपियंस कहा जाता है। उससे पहले होमो सैपियंस आया था, उससे पहले कौन आया था, होमो इरेक्टस आया था, उससे पहले होमो हैबिल्स आया था। तो इस तरीके से कई अरबों खरबों के, ठीक है, वर्षों के बाद मनुष्य का आधुनिक रूप हमारे सामने दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं। लेकिन अब जो मनुष्य है, यानी होमो सैपियंस है, वो इतना अधिक बुद्धिमान हो चुका है कि वो केवल बाह्य प्रकृति पर ही अपने विकास को निर्भर नहीं करता, बल्कि वो अपने प्रयासों द्वारा भी, ठीक है, जो उसकी विकास की प्रक्रिया है उसको तीव्र कर सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि शिक्षा स्वयं के विकास की गति को तीव्र करना है ना। तो जैसे मैंने बताया, जब मनुष्य बंदर था
तो जिस प्रकार से प्रकृति में जो जो आते थे उस प्रकार से वो धीरे धीरे करके विकसित हुआ। लेकिन अब मनुष्य इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि वो बाह्य प्रकृति के प्रभाव को भी, ठीक है, बाह्य प्रकृति के प्रभाव के बावजूद भी अपने विकास की गति को खुद निर्धारित कर सकता है। जैसे अब आप देख रहे हो, अगर कोई क्या है, किसी का हाथ कटा हुआ है तो पहले तो क्या होता, हाथ नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब मनुष्य धीरे धीरे करके ऐसी विधियां विकसित कर रहा है कि उसका कटा हुआ हाथ भी दोबारा आ जाए, है, या उसको याद नहीं है तो अभी आपने देखा होगा आजकल एलन मस्क ने क्या कर दिया, मनुष्य के दिमाग में एक चिप लगा दी, है ना, तो यानी वो चिप के द्वारा अब उसको याद करने की जरूरत नहीं, सारा जो जो डाटा उसके चिप में होगा वो सारा उसको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये यानी विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना और मूल वंशीय सुधार को, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि आपका हाथ नहीं था, है ना, तो हाथ कट गया था तो उसको आएगा नहीं, है ना, लेकिन अब क्या, या आएगा भी तो बहुत मेहनत के बाद। वैसे तो क्या होता है, जो इंसान होते हैं उनमें कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना था, आपके कृत्रिम लिम्स बना दिए, यानी हाथ पैर बना दिए, उनको लगा दे, यानी जो उसके उसमें सुधार है, ठीक है, मूल वंश में जो सुधार, उसको हमने सुधार कर दिया, अति शीघ्र लाना। तो यानी यही है कि विकास की गति को तीव्र करना और मूल वंश सुधार को अति शीघ्र लाना का प्रयास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। किसने कहा था आपका, ये रॉस का कथन है, तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा जो शिक्षा का उद्देश्य वो क्या है, पूर्ण जीवन की तैयारी करना। अब देखिए पूर्ण जीवन के अंतर्गत अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि पूर्ण जीवन का क्या होता है, पूर्ण जीवन का मतलब हम क्या निकालें, तो यहीं पर हमारे स्पेंसर आते हैं। उन स्पेंसर ने हमें पूर्ण जीवन का अर्थ बताया है। पूर्ण जीवन यानी आपको पता है, जैसे आप जब आप छोटे बच्चे हैं, है ना, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि आत्मरक्षा करना, है ना। जब मनुष्य थोड़ा 15-16 साल में आता है तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, उसका आत्मरक्षा करना, यानी कि भाई जब मैं जीवित रहूंगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आत्मरक्षा करने के लिए क्या करेगा वो, ठीक है, अगर कोई उस पर अटैक कर रहा है तो उसको मारेगा या उससे बच के भागेगा, है ना। जैसे आपको कभी कुत्ता काटने दौड़ता है तो आप क्या करते हो, या तो आप कुत्ते को मारोगे, नहीं तो आप कुत्ते से डरकर भाग जाओगे, ऐसी जगह भागोगे जहां आप छिप सको। तो सबसे पहला आता है क्या, आत्मरक्षा करना। अब जब आप आत्मरक्षा कर पा रहे हो तो उसके बाद आपको दूसरी चिंता क्या होगी, भोजन की, है ना, क्योंकि अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद मर जाओगे। तो इसलिए दूसरा जो आता है वो आता है क्या, जीविकोपार्जन, यानी जब आप पैसा कमाओगे तो उस पैसा कमाने से आप क्या करोगे, अपने लिए भोजन लाओगे, अपनी वस्त्र की आवश्यकता पूरी करोगे, अपने लिए रहने का निवास स्थान बनाओगे, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें होगी तो उसके बाद क्या आता है, आपकी वंश वृद्धि, यानी अब आप क्या करोगे, संतान उत्पत्ति करोगे। और जब आपकी संतान हो जाएगी तो अब आपको क्या करना पड़ेगी, उस संतान की रक्षा भी करना पड़ेगी। ये थोड़ी ना कि संतान उत्पत्ति कर गया और हो छोड़ दिया, उसके बाद क्या करनी पड़ती है, उस संतान की रक्षा भी करनी पड़ती है और उसके अतिरिक्त हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण जीवन की तैयारी, ठीक है। तो पूर्ण जीवन की तैयारी करने भी क्या है आपका जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसका एक उद्देश्य है। और स्पेंसर ने पूर्ण जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई, स्पेंसर ने पूर्ण जीवन के अंतर्गत बताया आत्मरक्षा करना, जीविकोपार्जन करना, वंश वृद्धि करना, शिशु की रक्षा करना, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य आते हैं। ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, पूर्ण जीवन के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाता है, आत्मरक्षा करना, जीविकोपार्जन, वंश वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक कार्य करना, ये सारे पूर्ण जीवन के अंतर्गत आते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, आपका स्पेंसर का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रकृतिवादी शिक्षा का आखिरी उद्देश्य हमारे पास क्या है, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। क्या है, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। अब देखिए व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अर्थ क्या है, आपके अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं वही मूल प्रवृत्तियां आपके व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए, ठीक है। जैसे मानववाद क्या है, कोई बच्चा क्या करता है, पशुओं से अत्यधिक प्रेम करता है ना। तो अब उसका विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि वो पशुओं से जो प्रेम करने का उसका मूल गुण है वो उसके व्यक्तित्व में भी दर्शाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम उसके व्यक्तित्व में कुछ बदलने की कोशिश करें, हम बोले नहीं भाई तू इंजीनियर बन जा, है ना, बनना तो उसको क्या चाहिए था, वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। लेकिन आपने कहा कि भाई इसमें कोई फायदा नहीं है तो इंजीनियर बन जा या कोई इंसानों का डॉक्टर बन जाए, ऐसा तो क्या हो, उसके मूल व्यक्तित्व को हमने परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर जो क्या है आपकी प्रकृतिवादी शिक्षा होती है वो क्या कहती है, जो बच्चे का मूल व्यक्तित्व है
उसका विकास करना ही क्या है, हमारा मूल लक्ष्य है। अब देखो यहाँ पर क्या, शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रकृतिवादी दर्शन को अपनाते हुए व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास करना है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन याद ढंग से देखिए, अनियंत्रित विकास करना। अनियंत्रित विकास करने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति का मूल गुण है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करना, वो जितना उसका जो मूल गुण है वो जितना अधिक से अधिक विकसित हो सके वो उस बालक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। इसे कहा जाता है आपका अनियंत्रित विकास, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को पेंटिंग अच्छी लगती है, लेकिन उसे बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ती है भाई, क्योंकि अगर कक्षा 2, 5, 6 या जिस भी क्लास में आप, अगर आपको वो क्लास पास करनी है तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप सभी सब्जेक्ट में पास होगे तभी आप उस क्लास को पास कर पाओगे। लेकिन वो बच्चे की जो मूल रुचि थी वो किसमें थी, आपकी पेंटिंग में थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, उस बच्चे की जो मूल गुण था उसका अनियंत्रित विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उसको उसका विकास करने के लिए अपना पूर्ण समय नहीं मिला, उसको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी समय देना था। तो यहाँ पर अनियंत्रित विकास करने का जो अनियंत्रित विकास शब्द का अर्थ है वो ये है कि जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है उस मूल प्रवृत्ति को पूर्ण रूपेण विकसित होना, यानी उस पर किसी अन्य चीज के लिए दबाव ना डालना। ठीक है। अब देखिए ये कथन किसका था, आपका टीपी नंद का था। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रकृतिवादी दर्शन को अपनाते हुए व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास करना है। ये कथन किसका है, आपका टीपी नंद का। और अनियंत्रित विकास का क्या अर्थ होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और आते हैं हमारे पास जिन्होंने ठीक है व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के बारे में अपने विचार रखे हैं। ठीक है, जो शिक्षा प्रत्येक बालक को अपने निजी व्यक्तित्व विकसित करने में सहायता करती है वही प्रकृति के अनुसार शिक्षा है। एक बार ढंग से सुनिए, जो शिक्षा प्रत्येक बालक को अपना निजी व्यक्तित्व विकसित करने में सहायता करती है वही प्रकृति के अनुसार शिक्षा है। ये किसने कहा था, भाटिया और अदावल। अब यहाँ पर एक शब्द आया है निजी व्यक्तित्व, तो निजी व्यक्तित्व का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए निजी व्यक्तित्व का अर्थ हो गया कि व्यक्ति के अंदर जो मूल प्रकृति है उस मूल प्रकृति के अनुसार ही बच्चे को विकसित होना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा कि हाँ बच्चे के अंदर बच्चे का कोई और खेलने का मन है, आपने बोला नहीं सचिन जैसा बन, है ना, नहीं तुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो कुछ उसको क्रिकेट खेलना सिखा दे, कुछ उसको इंग्लिश सिखा दी, है ना, या कुछ उसको साइंस सिखा दी। तो ये सब क्या हो गया, उसके व्यक्तित्व में मिलावट होगी। निजी व्यक्तित्व का अर्थ हो गया कि व्यक्ति में जो भी क्या है आंतरिक प्रवृत्ति है, केवल उस आंतरिक प्रवृत्ति को ही उसके व्यक्तित्व में झलकना, इसको हम क्या कहते हैं, निजी व्यक्तित्व कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य देखे। अब हम कल देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार सिलेबस क्या होना चाहिए और उस सिलेबस को पढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया है ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट में वो डाउट उठा दीजिए या लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को समाधान करने की पूरी कोशिश की जाए। तो इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।